ससुराल से टपके, मायके में अटके। संगम की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां पर वो इकलौती बहू थी। परिवार में संगम, उसके पतिदेव, ननद, देविका और सास ससुर के अलावा परिवार में और कोई नहीं था। छोटा सा परिवार था जिसमें सभी मिलजुल कर रहा करते थे। एक प्यारे से परिवार में आकर संगम भी बहुत खुश थी। संगम बेटा, देखो हम बहुत खुश है कि तुम्हारे जैसी लड़की हमारे घर बहू बनकर आई। बेटा, पिछले 1 साल में तुमने घर में सबका दिल जीत लिया है। तुम्हारे पापा जी तारीफ करते हुए नहीं थकते। कहते हैं बिल्कुल लक्ष्मी जैसी बहू आई है हमारे घर। सच बताऊं तो जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी ना, तो बहुत घबराते थे। बेटे की शादी के नाम से डर जाते थे। कहते थे जैसा आजकल का माहौल चल रहा है, अब तो बेटियों को ब्याहने से ज़्यादा डर बेटों को ब्याहने से लग रहा है। पता नहीं कल को कैसी बहू आए, हमारे साथ अच्छे से रहेगी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही घर में हम बेगाने से होकर रह जाए। लेकिन बेटा, तुझसे हमें कोई शिकायत नहीं। तूने घर में आकर जैसे इस घर को संपूर्ण कर दिया। मेरे लिए तो जैसी देविका वैसे तू। अरे बस मम्मी जी, इतनी तारीफ मत करिए। मैं बिगड़ जाऊंगी ना तो मैं भी फिर दूसरी बहुओं जैसी हो जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, मैंने कहा ना पूरा भरोसा है हमें तेरे ऊपर। और भरोसा ही नहीं, तू तो गुरूर है हमारा। तुझे पता है, अब तो कॉलोनी की औरतों ने मुझे अपने साथ बिठाने से भी मना कर दिया है। कहती है तेरे अंदर सास वाला एक भी लक्षण नहीं है। हम सब यहाँ बैठकर अपनी बहुओं की बुराइयां करते हैं और तू बैठकर बहू की तारीफ करती है। बहू की तारीफ करने वाली सास भाई हमारी कम्युनिटी में नहीं चलेगी। अब तू ही देख ले बेटा, तेरे चक्कर में ना मुझे दुनिया से लोग उठने बैठने लायक भी नहीं समझते। सास की बात सुनकर अब तो बहू संगम भी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। दोनों सास बहू का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। संगम ने पूरे परिवार के साथ दिल से नाता जोड़ लिया था। परिवार में ऐसा कोई नहीं था जिसे संगम से कोई भी शिकायत हो। उसके हाथ का स्वादिष्ट खाना घर में सभी को पसंद था। और बात सिर्फ खाने की नहीं थी, वो सबका इतना ख्याल रखती थी, सबसे इतने अच्छे से व्यवहार करती थी कि उसकी बातों में उलझकर अक्सर घर में सब भूल जाते थे कि संगम को अभी इस घर में आए हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ है। ऐसा लगता जैसे उनका संगम के साथ बरसों पुराना नाता हो। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इसी तरह धीरे धीरे 10 महीने का समय और बीत जाता है। अब सास निर्मला के मन में एक पोते या पोती की इच्छा पैदा होने लगती है। बेटा देव, संगम जैसी बहू देखकर ना भगवान ने हमें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। लेकिन बेटा, अब तुम्हें अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में भी तो सोचना चाहिए। देखो, तुम्हारी शादी को भी कुछ दिनों में 2 साल पूरे हो जाएंगे। अरे बच्चों के पैदा होते होते तुम्हारी शादी को 3 साल का वक्त गुजर जाएगा। अब देर मत करो, हाँ, यही सही समय है। आपकी बात ठीक है माँ। चाहता तो मैं भी हूँ कि हमारे घर में अब एक नन्हा मुन्ना है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं संगम से इस बारे में बात करता हूँ वो मेरी बात को टाल देती है। हो सकता है बेटा, बच्ची है ना, शर्म आ रही होगी। और वैसे बिना लड़कियों के लिए ये बात स्वीकार करना थोड़ा कठिन हो जाता है कि अब उनके ऊपर एक बच्चे की भारी भरकम जिम्मेदारी आने वाली है। कहाँ तो शादी से पहले वाली वो बेफिक्र जिंदगी, और कहाँ एक बच्चे की माँ होना। एक औरत की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है बेटा, और इस बदलाव और जिम्मेदारी से अक्सर लड़कियां घबरा जाती है। तो चिंता ना कर, मैं बहू को समझाऊंगी। अरे लाखों में एक है मेरी बहू, मेरी बात नहीं टल सकती। अगले ही दिन सास निर्मला बहू के पास जाती है। बेटा संगम, देखो हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। आज मना मत करना प्लीज़। तुम दोनों की उम्र 30 से ऊपर हो रही है बेटा, अब देर मत करो, जल्दी से एक बच्चा मेरी गोद में दे दो। अरे भाई, हमारा बुढ़ापा तो अब उस बच्चे के भरोसे ही कटेगा, क्योंकि तुम लोग तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए हो। क्या सही कहा ना मैंने? सास की बात सुनकर अभी तक मुस्कुरा रही संगम अचानक से गंभीर हो जाती है। मम्मी जी देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं जानती हूँ आप जो भी कह रही हैं वो आपके हिसाब से सही है, लेकिन मैं अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। प्लीज़ आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए, लेकिन मैं मन से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे बेटा, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तेरी माँ है ना, इस घर में सब संभाल लूँगी। और ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि एक बार बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तेरे अकेले की होगी। अरे बेटा, मैं हर पल तेरे साथ रहूँगी। बल्कि मैं तो मानती हूँ कि तू तो अभी खुद बच्ची है। बच्चे की जिम्मेदारियाँ संभालने से तेरे मन में घबराहट होगी, इसलिए तू बिल्कुल भी मत घबरा। मुझे तो 2-2 बच्चे पालने का अनुभव है, ये अनुभव कब काम आएगा। आपकी बात सही है माँ जी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को दुनिया में सिर्फ इसलिए लेकर आऊँ कि आप उसे पाल पोस कर बड़ा करें।
मैं चाहती हूँ कि जब मैं मन से तैयार हूँ तब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। बल्कि मैं तो बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पा रही हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर कपल बच्चे पैदा करे। मुझे ना ये नो किड्स वाली पॉलिसी ज़्यादा ठीक लगती है। बहू संगम की बात सुनकर तो जैसे सास निर्मला के पैरों से ज़मीन ही खिसक गई थी। अरे बहू, ये कैसी बात कर रही है तू? नो किड्स पॉलिसी का मतलब समझती है? इसका मतलब है कि तू बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती। अरे बेटा, ऐसी कौन सी औरत होती है जो माँ ना बनना चाहे? ऐसी बात कभी भूल कर भी अपने मुंह से मत निकालना। तुझे पता है जिन औरतों को माँ बनने का सुख नहीं मिलता ना, वो जीवन भर कितना तरसती है इस सुख के लिए। जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनके दिल से जाकर पूछ कि जब घर में कोई माँ कहने वाला नहीं होता तो कैसा महसूस होता है। देखिए माँ जी, ये सब इमोशनल बातें करने से मेरे विचार बदलने वाले नहीं हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इसका मतलब मैंने ये बात कुछ सोच समझ कर ही कही होगी। और जो बातें आप मुझे बता रही है ये सब मैं बहुत पहले ही सोच विचार चुकी हूँ। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करिए और बच्चों के लिए ना आखिरी डिसीजन मुझे खुद लेने दीजिए। बहू की बात सुनकर सास निर्मला का बहुत जोर का झटका लगा था। हे राम, ये क्या सुन रही हूँ मैं तो भगवान को शुक्रिया अदा करते नहीं थकती थी कि इतनी अच्छी बहू हमें दी। मुझे क्या पता था कि कल को ऐसा दिन देखने को मिलेगा। अरे ये तो कह रही इसको ना आज ना कल बच्चा चाहिए ही नहीं। अरे भाई, एक ही बहू है हमारे घर में, कौन सा हमारे घर में 2-4 बहू आने वाली है जो इसको छोड़ दे तो दूसरी से आस लगा ले कि वो हमें पोता या पोती देगी। हमारा तो बुढ़ापा ही खराब हो जाएगा। निर्मला ने जब से बहू संगम के मुँह से ये बात सुनी थी, अब वो दिन रात इसी चिंता में रहती थी कि वो ऐसा क्या करे कि बहू की सोच बदल सके। एक बार देव से बात करके देखती हूँ। अगर बहू को कोई समझा सकता है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ देव है। मुझे पता है बहू देव से बहुत प्यार करती है, उसकी बात को कभी नहीं टालेगी। बेटा देव, देखो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सही समय पर सही निर्णय ले लो। आजकल डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर लंबी लंबी लाइन ऐसे ही नहीं लगी हुई है। तुम लोगों की तरह आजकल के बच्चे शादी के बाद तो पहले खुलकर अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन बाद में ऐसा समय आता है कि जब अपना अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता है। और जब तक वो बच्चों के बारे में सोचते ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद लाखों रुपये खर्च करते हैं और दुनिया भर की तकलीफ झेलते हैं। तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उनकी गोद में एक स्वस्थ बच्चा आ ही जाएगा। तू तो पढ़ा लिखा है बेटा, तुझे मैं क्या समझाऊं? इतना तो तू भी समझता होगा कि 35 के बाद प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे में कई तरह के दोष होने की संभावना होती है। देख, मैं तुझे डरा नहीं रही बेटा, लेकिन हम बड़े हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम सही और गलत तुम्हें समझाएं ताकि तुम्हारे साथ आने वाले जीवन में कुछ गलत ना हो। ऐसा मत समझना कि मैं तुम पर कोई दबाव बना रही हूँ, लेकिन बेटा तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच कर ना मुझे डर लगने लगा है। माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी भी आपकी बहू की राय के साथ सहमति है? अरे मैं तो थक गया हूँ उसको समझा समझा के। बल्कि आजकल तो हर चौथे दिन हमारा इसी बात पर झगड़ा हो जाता है। शादी के शुरुआती 2 साल जितने प्यार से बीते थे ना, पिछले 2 महीने से उतना ही कलेश हो रहा है हम दोनों के बीच में। मुझे समझ में नहीं आता मैं उसे कैसे समझाऊं। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहती है हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने देगी। और कोई रास्ता ना सूझता देख निर्मला आखिर में एक दिन दुखी मन से संगम की माँ को फ़ोन मिलाती है। नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है बहन जी, बस चल ही रहा है, आप बताइए। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? जो मुझ पर बीत रही है ना बहन जी, भगवान ना करे वो दिन किसी के भी जीवन में आए। आप भी एक बेटे की माँ है, मेरी बात को उम्मीद है कि गलत तरीके से नहीं लेंगी। आप ही बताइए, जब आपने अपने बेटे की शादी की, क्या आपके मन में इच्छा नहीं थी कि कल को बहू खुशखबरी सुनाए तो आप सारी दुनिया को घी के लड्डू खिलाए? बिल्कुल बिल्कुल इच्छा थी बहन जी। और जब हमारी बहू ने अंश को जन्म दिया ना, तो सच में खुशी के आंसू आ गए थे मेरी आंखों में। और संगम के पापा तो जैसे अंश के साथ बिल्कुल बच्चे ही बन गए हैं। पूरा दिन उसे गोदी में लिए घूमते हैं। सच बताऊं तो इतने सालों के बाद एक नन्हे मुन्ने को देखकर जो खुशी महसूस होती है ना, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। समधन की बात सुनकर अब तो निर्मला रुआंसी हो जाती है। पता नहीं बहन जी, हमने पिछले जन्म में ऐसे क्या पाप किए थे जो भगवान आज हमें ये दिन दिखा रहा है। समधन की ऐसी आवाज़ सुनकर संगम की माँ घबरा जाती है। क्या बात है बहन जी, हम तो रिश्तेदार हैं। अगर कोई समस्या है तो हमसे कहिए, हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर बात क्या है। देखिए बहन जी, हमें संगम से कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, पूरे परिवार को अपना बना लिया है उसने। लेकिन पता नहीं क्यों उसने जिद पकड़ रखी है कि वो बच्चे नहीं चाहती। अरे बहन जी, आप ऐसे ही घबरा रही हैं। जब नई नई शादी होती ना, तो हर लड़की को यही लगता है कि वो ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी। हो सकता है वो भी घबराहट में ऐसा बोल रही हो।
अरे मैं हर तरह से उसका मन टटोल कर देख चुकी हूँ बहन जी, लेकिन वो बिल्कुल साफ शब्दों में बच्चों के लिए मना कर रही है। मैंने तो उससे इतना तक कह दिया कि वो बस एक बार नन्ना मुन्ना मेरी गोद में डाल दे, उसकी जिम्मेदारी पूरे तरह से मैं निभाने को तैयार हूँ। लेकिन संगम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती। हमारा बेटा तो इस तरह बे औलाद रह जाएगा, और हमारे जीवन का क्या पता, आज है कल नहीं। क्या हम अपने बेटे की संतान का मुंह देखे बिना ही दुनिया से चले जाएंगे? निर्मला की बातें सुनकर अब तो संगम की माँ का भी सर चकरा जाता है। अरे रोइए मत बहन जी, आप चिंता मत करिए। जब समस्या बड़ी हो ना तो उसका उपाय भी कुछ बड़ा ही सोचना पड़ता है। अब आप लोग ऐसा करिए, अपना दिल पक्का करके ना संगम को ये अल्टीमेटम दे दीजिए कि अगर वो बच्चा नहीं दे सकती तो उसे घर छोड़कर जाना होगा। जैसा कि संगम तो पहले ही अपना मन बना चुकी थी, वो एक बार फिर बच्चे के लिए इनकार कर देती है और उसकी सास निर्मला उसे घर से बाहर निकाल देती है। ससुराल से निकलने के बाद संगम सीधा अपने मायके आती है। मायके में पहुंचकर, अरे बेटा, ये तो बहुत गलत बात की समधन जी ने। भाई ये तो सबका अपना निर्णय है ना कि तुम्हें बच्चा चाहिए या नहीं। इसके लिए दबाव देना, फिर घर से निकाल देना, वाकई बहुत गलत बात है। तो चिंता ना कर बेटा, उन लोगों ने तुझे नहीं समझा तो क्या हुआ, अभी तेरे माँ पापा हैं, तू आराम से इस घर में रह, तुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तक नाक रगड़ के तुझे लेने ना आए ना, मैं तुझे वापस नहीं भेजने वाली। मायके में संगम की भाभी विशाखा एक वर्किंग वुमन थी। उनका 8 महीने का एक छोटा सा बच्चा था, जिसे अपनी सास के पास छोड़कर विशाखा रोज काम के लिए चली जाती थी। विशाखा के ऑफिस जाने के बाद, अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। सही में अकेले मुन्ना को संभालने में ना मुझे बड़ी परेशानी होती थी। अब एक से भले दो हैं हम दोनों मिलकर इसको संभाल लिया करेंगे। मम्मी ये बच्चे संभालना मेरे बस का नहीं है। अगर आपसे होता है तो ठीक है, आप संभालो, वरना साफ साफ बोल दो भाभी से कि वो नौकरी छोड़कर घर में बैठकर अपना बच्चा संभाले। अरे बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेरी थोड़ी सी मदद करनी है। अब तू पूरा दिन घर में रहेगी तो इतना तो तू कर ही सकती है। संगम की माँ अब उसे पूरा दिन कुछ न कुछ काम बताकर मुन्ने की देखभाल में ही लगाए रखती। कभी उससे डायपर चेंज करवाती, कभी मुन्ने को सुलाने के लिए कहती, कभी उसे नहलाने की जिम्मेदारी सौंपकर बाहर चली जाती। पहले पहले तो बेचारी संगम मुन्ने के काम को देखकर 10 तरह के मुंह बनाती थी। मुन्ने को गोद में लेना, उसका हर समय रोते रहना उसे बहुत इरिटेट कर रहा था। पता नहीं क्या मुसीबत है, मम्मी हर समय मुझे काम सौंपकर खुद दाएं बाएं हो जाती है। कितनी बार समझाया उनको कि मुझे ये बच्चों का झंझट अच्छा नहीं लगता, लेकिन मम्मी पर कोई असर ही नहीं है। वहाँ सासू माँ बच्चा बच्चा करके जीने नहीं देती, और मम्मी ने यहाँ मुझे मुन्ने की सेवा में लगा रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान से टपक कर खजूर में आकर अटक गई हूँ। ये बच्चे का टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहा मेरी लाइफ से। पूरे 2 महीने हो गए थे संगम को मायके हुए। शुरू में मुन्ना को गोद में लेना, उसे सुलाना उसे मुसीबत लगता था, लेकिन अब उसे ये सब करने में एक अलग ही आनंद आ रहा था। मुन्ना को गोद में लेकर उसे जो महसूस होता था वो कुछ अलग ही था। 1 महीना और बीत जाता है और एक दिन उसकी सास और पति उसके मायके आते हैं। माफ़ करते बहू, अपनी ज़िद के आगे मैंने ये समझना ही नहीं चाहा कि अब ये तुम दोनों की ज़िंदगी है और हमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है बेटा, हमने अपने भाग्य से समझौता कर लिया है। अब अगर हमारे नसीब में पोते पोते नहीं है तो ना सही, तुम अपने घर चलो बेटा, आखिर कब तक मायके रहोगी। सास और पति की जिद के आगे संगम की एक नहीं चलती और उसे ससुराल लौटना पड़ता है। ससुराल पहुंचकर, पता नहीं माँ जी, जब से यहाँ आई हूँ ना, मन टूटा टूटा सा रहता है। ऐसा लगता है मेरे दिल का एक टुकड़ा मायके में ही रह गया। बार बार रोने का दिल करता है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, तुझे मुन्ना याद आ रहा है, उसके बिना तेरा मन नहीं लग रहा, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। तो खुद देख, जब उस नन्हे से बच्चे का 2 महीने का साथ तुझे ऐसा महसूस करा रहा है, तो अपनी संतान होने पर तू कैसा महसूस करेगी। बेटा, माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे अलग और ख़ास होता है। माँ जो प्यार लगाव अपनी संतान से महसूस करती है वो किसी और के लिए कभी नहीं कर सकती। पर इस बात को समझने के लिए तुझे पहले माँ बनना पड़ेगा। आज पहली बार संगम को अपनी सास की बातें चुभ नहीं रही थी। उसे वाकई लगने लगा था कि बच्चे के हमारे जीवन में होने से कितना सुकून मिलता है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, बच्चे हमारा जीवन बदल देते हैं। 3 महीनों में मैंने खुद में बहुत बदलाव महसूस किया है। बच्चे की जिन बातों से मुझे इरिटेशन होती थी वो सब अच्छा लगने लगा है। निर्मला और उसकी समधन का उपाय काम कर गया था। संगम के दिमाग पर पड़ा पर्दा अब हट चुका था और अब वो भी मुन्ना जैसा एक छोटा सा बच्चा अपनी गोद में खिलाना चाहती थी। जल्दी ही संगम अपनी गर्भावस्था की खुशखबरी सुनाती है और फिर पूरे 9 महीने बाद एक नन्हे मुन्ने बच्चे की माँ बन जाती है।